हिली एरियाज़ में आउटबर्स्ट है, जो लेक्स हैं वो जब ज़्यादा पानी उनमें उन लेक्स में भरता है तो वो आउटबर्स्ट होता है, तो चावल की बाकियात जलाई जाती है, अभी भी जलाई जा रही हैं। हालांकि लेजिस्लेशन है, कैद है, जुर्माना है, लेकिन लोग परवाह नहीं करते। तो कौन नहीं चाहेगा आजकल के महंगाई के दौर में कि जी वो गंदम की पैदावार भी ज़्यादा ले। इससे आपसी 15 से 20 हज़ार की जो लागत आपकी है ज़मीन तैयार करने की और वक़्त की बचत होती है। बात यह है कि इनको कैसे प्रमोट किया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे की जाए कि वो देखें इसको कि ये चीज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हमारे और पॉडकास्ट। तो आज हमारा जो शो है वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेगा और क्लाइमेट चेंज को किस तरह से हम टैकल करें कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो उनका एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है और वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अजीम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। पहले तो डॉक्टर साहब हमें बताएं क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली क्या है और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को किस तरह से मुतासिर कर रहा है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल है कुछ आज से 10-15 साल पहले तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग थी आम पब्लिक में बहुत कम थी। तो 15-20 साल पहले तो इसकी अवेयरनेस की कैंपेन चली, सेमिनार हुए, इंटरनेशनल सेमिनार, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप आई पाकिस्तान में भी कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि जी क्लाइमेट चेंज है क्या। तो अब ओवर टाइम जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं हमारे खित्ते में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, जिस तरह से वो ये असरअंदाज हुआ है ये फिनोमेना क्लाइमेट चेंज का, और जिस तरह से इसने हमारे ज़राअत को मुतासर किया है, तो अब ये सवाल नहीं रहा, बल्कि अब तो जो किसान हैं वो कहते हैं कि जी करें क्या अगर क्लाइमेट चेंज में तो वही एब्रप्ट इवेंट्स है, कोई भी हो सकता है। मतलब विंड हो सकती है कि जी एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया, विंड आई और विंड ने जो है वो इवन फलदार दरख्तों को नुकसान किया, फसलें जो थी खड़ी हैं अगर मैच्योरिटी पे हैं तो वो गिर गईं और उससे नुकसान हुआ प्रोडक्शन का। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में ये भी है कि जी फ्रॉस्ट ज़्यादा पड़ गया। अभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ स्मॉग जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ये अंधेरा, पूरा पंजाब अंधेरे में, सिंध तक अंधेरे में डूब जाता है, तो सूरज निकलता ही नहीं कई दिन। तो जब सूरज नहीं निकलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो हमारी फसलें हैं उनकी जो पैदावार मुतासर होगी, उनकी बढ़ोतरी मुतासर होगी। इसी तरह से ज़ालाबारी है, तो ये भी एक बहुत बड़े बड़े इवेंट आते हैं और मीलों हमारा जो एग्रीकल्चर का जो एरिया होता है, तैयार हुई फसलें या डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के ऊपर जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं। बेमौसमी बारिशें इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में बारिशें हो रही हैं और ठीक ठाक बारिशें भी हुई हैं अभी रिसेंटली पिछले चंद दिनों में। तो बेमौसमी बारिशें जो हैं, जैसे हमारे यहाँ जिस वक्त खजूर पकती है तो उसको तो पानी का कतरा नहीं चाहिए होता खजूर के पौधे को। तो जुलाई में या जून में जैसे खजूर पकनी शुरू होती है तो अर्ली बारिशें आ जाती हैं। तो जब बारिशें आती हैं तो वो हमारी तैयार फसल जो है वो उसके ऊपर, अपने ट्रीज़ के ऊपर, दरख्तों के ऊपर ही ख़राब हो जाती है या बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो वो जितने भी अब्रप्ट इवेंट हैं, तो लेकिन अगर देखा जाए, हम सब जानते हैं, हर इस वक्त बच्चे को पता है कि जी एक बात जो की जाती है कि जी हमारी कंट्रीब्यूशन तो जो ग्लोबल एमिशंस हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज, ओजोन और हमारी जो टेम्परेचर राइज़ है 1 डिग्री तक, और आगे प्रोजेक्शन अगले 50 साल तक पता नहीं 2 या 3 डिग्री या 5 डिग्री तक भी कुछ इलाकों में ये बढ़ जाएगा। तो उसकी फिर इम्प्लीकेशन बड़ी सवियर ये होने जा रही हैं, जिसमें हमारे जो ग्लेशियर हैं ये भी मेल्ट होंगे। तो जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो जो ईयर राउंड हमारे पानी की सप्लाई ग्लेशियर से आती है, मतलब एक तो रेनफॉल या स्नो, जो सीजनल स्नो होती है उससे भी पानी दरियाओं में आता है, लेकिन असल तो हमारा जो पानी है, दरिया चलते हैं जो ग्लेशियर, जहाँ से पानी गर्मियों में वो पिघलते हैं। तो जब वो प्रोजेक्शन है कि जी अगले 50 साल में, और अभी डेटा भी है हमारे पीआरसी में भी, जो हमारा एक सेक्शन इसको डील करता है, तो उन्होंने वो इसका एक बेस लाइन को 20 साल पहले डेवलप किया था। तो वो कहते हैं कि रीसीड
जो हमारा ग्लेशियर हैं ये काफ़ी पीछे चले गए हैं, कई पहाड़ नंगे हो गए हैं जो कि पहले वहाँ ग्लेशियर होते थे। और भी हिली एरियाज़ में आउटबर्स्ट है, जो लेक्स हैं वो जब ज़्यादा पानी उनमें उन लेक्स में भरता है तो वो आउटबर्स्ट होता है। फिर ये जो ग्लेशियर है इनका अपनी जगह से हिलना और फिर उसके बाद वो जो कई बस्तियाँ ये डूब जाती हैं। तो ये जितनी ये सारी चीज़ें जो भी इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग है इसमें उस वजह से ये वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं और हमारा कितना वर्स्ट हिट है, क्योंकि हमारी ज़राअत का डिपेंडेंस मेनली बहुत सारे मुल्कों में तो बड़ी जेंटल कंटिन्यूस रेन्स होती हैं, तो जिससे उनकी फसलें जो हैं वो तैयार होती हैं। हमारे यहाँ जो फसलें तैयार होती हैं, पूरा जो प्लेटो है, जो प्लेन है, जो एरिया है पंजाब, बेशतर पंजाब, KP भी, बलूचिस्तान का पार्टली बलूचिस्तान का भी, तो ये जो हमारे यहाँ फ़्लो है, नहरी निज़ाम है जिससे दरिया डैम हैं, बैरेजेस हैं, वहाँ से ये पानी सप्लाई होता है नहरों में और फिर उसके बाद ये फसलें लगती हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो निज़ाम है सारा, ये जब ये चीज़ें जब सारी मुतासर होंगी, पानी जो है उसकी इन बैरेजेस में कमी होगी और अनटाइमली रेनफॉल होगी, तो फिर ये सारा जो हमारे एग्रीकल्चर को, और ये कर भी रही हैं। आपने देखा पिछले साल हमें कोई तकरीबन मेरा ख्याल ये कोई $30 बिलियन तक की जो इकानमी हमारी जो है वो मुतासर हुई। जो सैलाब आया था, अनटाइमली बारिशें जो सिंध में हुई, लोग डिस्प्लेस हुए, अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट चल रही है और उसकी वजह से हमारी इकानमी पे भी बड़ा बोझ आया। तो इकानमी सारी हिल जाती है और शॉर्टेज हुई, फूड प्राइसेस बढ़ी, क्राइसिस है इस वक्त, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई, ह्यू एंड क्राई है, लोग वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं कि ताकि लोग परचेज़ कर सके फूड, सैलरीज बढ़ानी पड़ती हैं, गवर्नमेंट पे और बोझ आता है। इसकी इम्प्लीकेशन जो इकनॉमिक हैं मुल्क पे हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब ये है कि ज़्यादा एक्शन की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। एक होता है कि जी जब आ गया तो फिर हमने भागदौड़ शुरू की, पूरी दुनिया को वो डेटा प्रेजेंट किया, UN के अदारे हैं और जो इस तरह के जो सपोर्ट करते हैं जहाँ सैलाब आ जाए, तो मुख्तलिफ UN के अदारे और बाकी जो वर्ल्ड जो कंट्री बायलैटरल मुल्कों के पास हम जाते हैं कि हमें आप सपोर्ट करें ताकि हम इसको जो इस वक्त जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी हम रिहेबिलिटेशन कर सकें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में, या उनकी रेजिलियंसेस के लिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ये जो है ना, तो बेसिकली ये बैकग्राउंड है। और जो सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की वाकई कि जी इसमें तो कभी वो प्रोडक्शन सस्टेनेबल कैसे हो सकती है जब आपका जो किसान है, आपकी जो ज़मीनें हैं, आपकी जो फसलें अगर इतनी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं रिस्क को। मतलब पाकिस्तान इस वक्त जो एग्रीकल्चर की रिस्क है ये तकरीबन 8th हमारा नंबर है, जिसमें हमारी कंट्रीब्यूशन तो 135वां नंबर हमारा आता है, जो हम इंटरनेशनल पोल्यूशन में या ग्लोबल वार्मिंग में हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी है, लेकिन हमारे ऊपर इम्पैक्ट पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा है। तो इसको बहुत सारे एक्शन है जो ग्लोबल लेवल पे होने हैं, वो बनी हुई हैं एजेंसीज, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लेकिन इसको अगर हमने कम्बैट करना है तो फिर हमें, और एग्रीकल्चर ग्रास रूट लेवल पे अगर हमने करना है तो हमें बहुत सारे एक्शन जो हैं ये लेने पड़ेंगे प्रोएक्टिवली, ना कि रिएक्टिवली कि जी जब हो गई चीज़ तो फिर रिएक्ट किया और फिर भाग दौड़ की और नुकसान हो गए, फिर नुकसान का अजाला करने के लिए उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए वो जो चलता है प्रोसेस, तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें नोन हैं। तो मेरा ख्याल आज हमारा जो मौजू है जिस पे हमारी ज़्यादा बात होगी वो ये है कि जी फिर क्या किया जाए, तो किसान क्या कर सकता है और कौन सा ऐसा नॉलेज है या कौन सी ऐसी इनोवेशंस हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऑप्शन मौजूद हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि जिससे किसान को जो है ये जो एब्रप्ट चेंजेस हैं क्लाइमेट में, वेदर में, बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो उससे हम एक मकामी सतह पे या एक रीजनल लेवल पे जहाँ जहाँ ये क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स आते हैं, जो ऑलरेडी जो हाईली वल्नरेबल एरियाज़ हैं या जहाँ रिस्क फैक्टर बड़ा हाई है, तो उनको कैसे, उन किसानों को हम क्या एडवाइजरी दें, उनको कौन सी टेक्नोलॉजीज़ दें, कौन सा नॉलेज दें, कौन सी किस तरह के हम रिसोर्स डेवलप करें ताकि ये जो फिनोमेना है इसको हम प्रॉपरली
हैंडल कर सकें और हम एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन ले सकें। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने बात की बारिशों की, और सर्दियां आ रही हैं तो आगे और बारिशें आएंगी, और अब ये कह रहे हैं कि सनलाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं फार्मर्स को कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी या किस तरह के तरीके अपनाएं कि वो प्रोएक्टिवली ही अपनी जो है ना थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें? वैसे तो ये हमारा जो आज का सेशन है ये नाकाफ़ी होगा, क्योंकि आपने 3 4 5 चीज़ों की निशानदेही अभी जो की, जो मैंने भी की और आपने भी, आपके सवाल में भी वही चीज़ें हैं। तो अगर हम सिर्फ स्मॉग को ही देख लें तो स्मॉग उसकी क्या वजूहत है? पोल्यूशन, जो मकामी पोल्यूशन है वो बड़ी वजह है। इंडिया में दिल्ली ये सारा ऐसे ही होता है, और पाकिस्तान में ये लाहौर और ये सारे जितना एरियाज़ हैं, तो इनमें आपको पता है इसके अब तो हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत आ रहे हैं। जब स्मॉग होता है तो लोगों की हेल्थ, जो उनकी अपना कह लें कि जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है वो मुतासर वो भी होता है। बहुत बीमारियाँ इससे आती हैं हर एज कैटेगरी के लोगों को। तो सिंपली इसकी बात करें तो इसमें तो इस वक्त आपको पता है पॉलिसी फार्मूलेशन भी हुई है कि जी आप अब जो बाकियात हैं, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर जो है ये, अगर साउथ में जाएं पंजाब में तो वहाँ कॉटन लगती है, कॉटन के बाद गंदम आती है, और अगर हम ये जो अपना ईस्ट में जाएँ, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये वाले इस हिस्से में जो है ज़्यादा चावल लगता है। तो चावल की बाकियात जलाई जाती है, अभी भी जलाई जा रही हैं, हालांकि लेजिस्लेशन है, कैद है, जुर्माना है, लेकिन लोग परवाह नहीं करते। तो उन्होंने जो है राइस के बाद फौरी तौर पे कुछ फसलें लगानी होती हैं, कहीं गन्ना लगता है अगर कोई अर्ली हो जाए, कहीं वो सब्जियात लगनी होती हैं, कहीं चारा लगना होता है फौरी तौर पे चावल के बाद। मुख्तलिफ जो वैराइटीज़ हैं उनका मुख्तलिफ मेच्योरिटी टाइम है, कुछ अर्ली हैं, कुछ मीडियम अपना टाइम पीरियड है उनका, और कुछ का जो है लार्ज वो लेट मैच्योर होती हैं। तो जब जो ख़ास तौर पर जो लेट मैच्योर होती हैं तो उसमें तो ज़मींदार को जल्दी होती है कि बस मैं अब गन्नम काश करूँ, तो गन्नम की भी हमें ज़रूरत है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जी आप लेट कर दें और पराली को जो है ना, या उसकी जो रेजिड्यू है इसका राइस का, उसको गलने सड़ने दें, फिर उसके बाद आप फसल लगाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं, कुछ पैकेजेस इस वक्त हैं, लेकिन उनको प्रमोट करना, उनकी जो सर्विसेज हैं, क्योंकि हर बंदा तो वो टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता। 3-4 लाख से लेकर 10 लाख तक की ये मशीनें हैं, जिसमें हमने भी कनकेव एग्रीकल्चर के फोरम पे हम वो प्रमोट भी कर रहे हैं, बार बार लोगों को बता रहे हैं कि जी आप जो हैप्पी सीडर है या सुपर सीडर है इसका इस्तेमाल करें डायरेक्ट, जो उसकी बाकियात है उसके अंदर ही वो काश्त कर देता है। वो टेक्नोलॉजी पिछले ओवर टाइम पाकिस्तान के अंदर परफेक्ट हो गई है। तो उसमें सर्विसेज में वो ये मशीनें जितनी तेज़ी से, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसको प्रमोट करना एक तो ये है कि जी ताकि लोगों के पास अल्टरनेटिव हो कि वो ना जलाएं। और वो दूसरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा है ये समझाना, नेक्सस ये हैं कि अगर ये बाकियात आप नहीं जलाएंगे, और ये बहुत स्ट्रांगली हमारे उनका ये पेटेंट है मेरे हिसाब से, जो हमारे एक सूखे की एक फार्म है, तो उनका ये एक तरह से मैं तो कहता हूँ पेटेंट है। उन्होंने बड़ी बहुत इस पर तहकीक करके इस क्लाइमेट चेंज के इस जो फिनोमेना है और ये स्मॉग का फिनोमेना की उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, और अब ये टेक्नोलॉजी कमर्शियली भी अवेलेबल है, जिसमें इसके जो राइस के स्ट्रॉ चॉपर हैं, तो ये सुल्तान भट्टी साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं उनके से बड़ा मुतासर हूँ। अब ये फार्मर टू फार्मर जो का नॉलेज होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दूसरा फार्मर बिलीव भी आसानी से करता है। रिसर्च में से बाज़ दफ़ा चीज़ जाती है तो वो इतनी जल्दी समझानी मुश्किल होती है। जब किसान एक काम कर रहा होता है और किसान देख रहे होते हैं तो उसको बड़ी, और उसकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन लोगों को, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वो खुद कर रहा है, अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी वो चीज़ें, वो सारा वो उसकी पूरी वो फिल्मिंग करके उनकी डॉक्यूमेंट्री बना के अपनी आवाज़ में वो ख़ुद भी बैठ के खड़ा होकर वो बता रहा होता है। तो उसमें अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, मशीनें भी बन गई हैं। एक मल्चर है इसका राइस का कि आप अभी हमने एक नई आज इसके ऊपर जो है प्रमोशन जो एक की है, ऐड हम दे रहे हैं अपने जितने भी हमारे किसान जो हमारी एडवाइज़री में आते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर, जो मीडिया के ऊपर हैं और इसके अलावा भी है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जी आप मल्चर, अगर आप की लेट हो रही है, अपनी लेट आपकी वैरायटी मैच्योर हुई है, आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो सिंपली आप इवन खड़ी चावल की फसल में आप इसका फर्टिलाइज़र का और इसका बीज का छट्टा करें
उसके बाद कंबाइन आप चला दें, कंबाइन चलाने के बाद वो ढेरियाँ से लग जाती हैं रेजिड्यू की, या उसको जलाना होता है, तो आप उसको रेजिड्यू के ऊपर आप मल्चर चला लें, जो राइस मल्चर है। ये छोटी मशीन है, बड़ी थोड़ी कीमत की है, और आम ये अब सर्विसेज अवेलेबल है। तो अगर ये इसमें गवर्नमेंट का भी, इदारों का भी रोल है कि वो इसको सपोर्ट करें, और ये कम से कम वक्त में ये टेक्नोलॉजी जो है हर किसान के पास, अगर ये नहीं है कि हर बंदे के पास ट्रैक्टर नहीं होता, तो वैसे भी वो चीज़ें रेंटल सर्विसेज। तीसरा ये है कि इसमें आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये की बचत भी है। तो कौन नहीं चाहेगा आजकल के महंगाई के दौर में कि जी वो गंदम की पैदावार भी ज़्यादा ले। तो ये जो सुपर सीडर है और इसके अलावा ये जो मल्चर है, राइस मल्चर है, इससे आपसी 15 से 20 हज़ार की जो लागत आपकी है ज़मीन तैयार करने की और वक़्त की बचत होती है। तीसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जो क्रॉप रेजिड्यू है वो उसका हिस्सा बन जाता है सॉइल का। तो भट्टी साहब ने तो अपना तकरीबन 2.5% 3% पे वो इसका ऑर्गेनिक मैटर ले गए हैं, नामियाती मादा, जो कि हमारे यहाँ 0.2-0.3% है। तो 3% पे जब ये चला जाता है, तो मैं इसलिए मैंने कहा था कि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। एक टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें तो अपने जो हमारे नाज़रीन उनको समझाने की कोशिश करें, तो इससे ही शायद ये अरबों रुपए का जो बेनिफिट है ये इकोनॉमी को हो सकता है। ये स्मॉग की बात मैं कर रहा हूँ, और स्मॉग से भी निजात मिलेगी, लोगों की हेल्थ भी ठीक होगी, और वो जो नामियाती मादा जो ज़मीन में डेवलप होगा 3%, वो नामियाती मादा एक और क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना आता है कि जी मार्च में बाज़ दफ़ा हीट जो है ना ये बढ़ जाती है, यानी सनलाइट बढ़ जाती है या गर्मी बढ़ जाती है एकदम से मार्च में। ये होता है हर दूसरे 30 साल होता है। उससे भी हमारी गंदम का दाना शेवल हो जाता है और प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासर होती है। तो जहाँ नामियाती मादा ज़मीन में ज़्यादा होगा, जो कि इसी फिनोमेना से जो ये टेक्नोलॉजी की मैंने बात की है, जब ये टेक्नोलॉजी मसलसल ज़मींदार 2-3 साल तक और मास स्केल पे यूज़ करेंगे तो स्मॉग का मसला भी हल होगा, और उसके बाद जो ज़मीन में नामियाती मादा डेवलप हुआ है वो हेल्प करेगा कि जी वो जो गन्नम जो सूखती है या उसको जब नामियाती मादा ना होने की वजह से उसके ऊपर बैड नेगेटिव इम्पैक्ट आता है यील्ड के ऊपर, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, और उससे प्रोडक्शन भी आपकी वो सस्टेनेबल रहेगी। तो ये नेक्सस सस्टेनेबिलिटी की और कंजर्वेशन के हैं। कंजर्वेशन मीन कि आपने अपना जो उसका जो रेजिड्यू था या वो जो बाकियात थी वो जलाई नहीं, आपने ज़मीन का हिस्सा बना दी, उसके आपने 14, 15, 16, 17 हज़ार की बचत भी कर ली जो लागत आनी थी आपकी ज़मीन को तैयार करने में। और तीसरा ये है कि आपने नामियाती मादा जो ऐड किया उसने, इसके बाद जो हीट स्ट्रोक आया, एक और जो स्ट्रेस आता है जो हीट का आता है मार्च में, जिससे पूरी दुनिया जानती है, पूरा किसान भी जानते हैं और प्रोफेशनल जो टेक्निकल लोग हैं वो भी जानते हैं कि जब हीट आती है, तो ये पिछले 2 साल पहले हुआ भी कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी थी, नज़र आ रहा था कि बम्पर क्रॉप होगी, लेकिन एकदम जब यील्ड आई तो हमारी टारगेट से हमारी 1 मिलियन 2 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन लो थी, वो बिकॉज ऑफ वो हीट स्ट्रेस। ये एक टेक्नोलॉजी की बात है। और ये है कि जी इसमें इसी रीजन में एक और भी टेक्नोलॉजी भी है कि आप रिजेस पे बेड प्लांटिंग को प्रमोट करें। बेड प्लांटिंग से ये होगा कि ये जो लाजिंग है, वीट भी हमारी इस वक्त हमारी राइस के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है कि अभी जब राइस तैयार हो गया, मैच्योर हो गया, और आपको पता है क्रॉप ज़रा हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। तो जो बारिशें आई हैं और जो विंड चली है और ऊपर से जो बारिश पड़ी तो वो और हैवी हुई और वो गिर गई। तो ये लाजिंग वीट में भी होती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। इसका फिर एक और है कि जी इनको खेलियों पे काश किया जाए, और खेलियों के भी कई तरीके आए हुए हैं। मतलब एक जो बेड शेपर हैं वो भी आए हुए हैं जिनके ऊपर बेड के ऊपर प्लांटिंग प्रमोट भी हो रही है, बहुत सारे किसानों ने करके देखी है। उससे उसकी जड़ जो पौधे की है जब हम खेलियों पे लगाते हैं तो वो बड़ी फ्लरिश करती है, पौधा सेहतमंद होता है, और उससे जो जब ये इस तरह की विंड्स आती हैं या स्टॉर्म आते हैं तो उससे ये पौधा गिरता नहीं। इस तरह चावल के अंदर भी इसका नॉलेज एक आगे इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है कि हम जो उसका पौधा है उसको सेहतमंद रखें। इवन मैंने देखा है, मैं अभी पिछले दिनों में फील्ड में गया हुआ तो मैंने देखा कि जिन्होंने कम पानी लगाए हैं उनकी मुंजी, जो आम लोग कह रहे थे कि ये संभाल नहीं कर रहे, उनकी जो ये राइस है वो नहीं गिरा। जिन्होंने ज़्यादा फर्टिलाइजेशन दी थी और ये समझ रहे थे और पानी ज़्यादा दिए थे, उनकी क्रॉप ज़्यादा हैवी हुई और वो सारी गिर गई। तो ये जो चीज़ें हैं जो वहाँ किसान खुद कर रहे होते हैं, और किसी वजह से कुछ किसानों के तजर्बात बड़े हेल्दी हैं और देखना ये होता है कि वो वजह क्या बनी, कि उसकी तो नहीं गिरी और साथ वाले सारे फील्ड गिरे हुए हैं। तो ये सारा मैं वहाँ नोट भी किया। तो उन्हीं प्रैक्टिस को प्रमोट करना होगा कि हम जो भी चीज़ यूज़ करें जुडिशियसली यूज़ करें, हम ज़्यादा पैदावार लेने के लिए ओवर यूज़ ना करें इनपुट्स का, ना पानी का और अपनी वहाँ से बचत भी करें और अपनी फसल भी बचाएं। तो ये एक फसल की मैं एक रीजन की भी बात कर रहा हूँ।
तो बाकी और बहुत सारी हैं चीज़ें कि मसलन अब स्टॉर्म आता है, तो अब एक चीज़ है यहाँ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ही है कि जी फ़र्ज़ करें कि जी जहाँ स्ट्रॉबेरी लगती है, तो अगर स्ट्रॉबेरी के ऊपर ज़ालाबारी हो जाए, तो अब स्ट्रॉबेरी एक बड़ी हाई वैल्यू क्रॉप है, तो उसमें जो इस वक्त नेट्स हैं, ठीक है इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो नेट जो हैं वो इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी जब सीज़न ज़्यादा फेवरेबल होता है उतने इंसेक्ट पेस्ट भी बढ़ते हैं। तो उसमें एक और चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें अगर हम प्रमोट करेंगे जिसमें प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, मतलब आई मीन कि हम प्रोटेक्ट करें इंसेक्ट पेस्ट से भी, जो कि फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज इवेंट्स की वजह से, ज़्यादा ह्यूमिडिटी आने की वजह से पेस्ट प्रेशर बहुत आता है, जैसे वाइट फ्लाई है और बहुत सारे पेस्ट हैं, एफिड्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बहुतात हो जाती है, तो वो फसलों को बहुत डैमेज करते हैं और उनके ऊपर बेतहाशा अखराजात भी होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें, फिर ये है कि हमारी वैरायटीज़ बहुत सारी, इस वक्त रिसर्च सिस्टम की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये जो इवेंट है क्लाइमेट चेंज के, तो वो वाला जर्म प्लाज्म या वो वाले करैक्टरिस्टिक्स या जीनोम्स उनके में जो डीएनए है, डीएनए बदलें। डीएनए जो है उसमें जो सेलिनिटी है, चूँकि ये भी क्लाइमेट चेंज के जगह अब पानी की स्केर्सिटी हो गई, पानी का ओवर यूज़ हो रहा है और हम पानी यूज़ कर रहे हैं कि जो कि सलाइन है, तो अब सेलिनिटी के अगेंस्ट जो टॉलरेंस है उसका जो एक डीएनए है वो फसलों का बदलना पड़ेगा कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से सेलिनिटी किसी रीजन में ज़्यादा आ रही है तो उसमें जो सेलाइन टॉलरेंट जो जीन्स हैं वो डाले जाएँ। ये भी नॉन है चीज़ें, हमारे साइंटिस्ट जानते हैं इन बातों को, उनको प्रमोट भी किया जाए। तो ये जो ये एक ज़्यादा बहुत सारे जो हम हल तजवीज़ करते हैं, उससे अगर जेनेटिकली हम चीज़ों को बेहतर कर दें तो बड़ी मास स्केल पे बड़े थोड़े वक्त में हम ये जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं उनको हम कम्बैट कर सकते हैं या एक उसमें रेजिलियंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिसमें ये भी चंद एक चीज़ें हैं। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। फिर ये होता है कि जी हम कुछ अर्ली, हमने ये तजर्बात करके देते हैं कि अपनी कनकेव एग्रीकल्चर के हवाले से किसानों को हम कह भी रहे हैं कि जी वो नर्सरीज बेस्ड जो प्रोटेक्टेड, जैसे कि सारा वक्त क्रॉप जो है वो फील्ड में एक्सपोज रहे, सीड से लेके आपने सीड लगाया, हम कह रहे हैं वो नर्सरीज तैयार करें प्रोटेक्शन में और उनकी टाइमिंग जो है वो बेटर मैनेज करें। जिस वक्त इंसेक्ट पेस्ट का अटैक से आने से पहले वो अपनी फसल का बेशतर पार्ट जो है वो ले लें। जैसे कॉटन, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो मल्टीपल काट्स हैं, जैसे चिलीज़ हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि जिनकी मल्टीपल पिकिंग्स हैं। तो वो ये है कि आप उसकी फ़र्स्ट पिकिंग और उसकी जो जितनी फसलें पनीरियों से लग सकती हैं, मैंने देखा हर फसल पनीरी से लग सकती है, तो उसमें ट्रे कल्चर, वो जो हमारा कंपोस्ट है या पीट मास खुद बनाना, उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निकल नो है, इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट है, इनकी बड़ी अफादियत है। तो हमें अब इस क्लाइमेट चेंज फिनोमेना के हवाले से एक टोटली पैराडाइम शिफ्ट करनी होगी, ये सीधी सी बात है। और इसमें कोई हर चीज़ कॉस्टली नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स हैं कि आपने टाइमिंग को देखें। इसमें टाइमिंग का बड़ा फैक्टर है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जी एक चीज़ जो है अगर टाइम पे लगी हो और उसके बाद ये है कि जिस वक्त और वो उसकी पनीरियाँ तैयार की जाए ऑफ सीज़न में, थोड़े से एरिए में लाखों पौधे तैयार हो जाते हैं एक छोटी टनल में, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली टनल हो, या विंटर की जो समर की वेजिटेबल हैं आप विंटर में तैयार कर लेते हैं, अर्ली तैयार कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर में तैयार कर लेते हैं। जैसे मौसम खोलता है फरवरी में आप पौधा तैयार लगाएं, तो आपका जिस वक्त वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आना उससे पहले आप बहुत सारी फसल आप हार्वेस्ट कर लेंगे। बहुत सारी फसलें इसमें क्वालिफाई करती हैं। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स की कंजर्वेशन भी, और जो हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स की कंजर्वेशन भी, जो कॉस्टली इनपुट्स हैं उनकी कंजर्वेशन भी। तो ये हम, मेरा ख्याल इसकी कई नशिस्तें हम करेंगे। ये तो अभी एक चंद एक चीज़ों के हवाले से मैंने बात की है, तो जिस पे हमारा ये खासा उसके ऊपर, तो बेसिकली ये बैकग्राउंड है, या ये इस चीज़ को जो भी नेचर है, जिस तरह से नेचर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है ना क्लाइमेट चेंज के बाद, उसको अंडरस्टैंड करते हुए हाँ वो तमाम इंटरवेंशन, क्रॉप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशन करें। ऐसे ही अगर हम जाएंगे, ये अब खजूर की मैं बात करूं, जिससे हम इंशाल्लाह बाकी आने वाले बातों में स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर हम जनरल बात करें तो वो समझ नहीं आएगी किसी की। अब खजूर में ढक्की खजूर है तो यहाँ मानसून आती है, इसी तरह हमारे जो सक्खर है और खैरपुर का एरिया है वहाँ है ही खजूर का एरिया।
तो वहाँ जो है ना ये जब बारिशें आती हैं तो वो फसल बहुत डैमेज होती है, बड़ा नुकसानात होते हैं। तो अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आई हुई है कि एक तो ये है कि जो उनकी बैगिंग करें, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी फसलों में हम बैगिंग कर सकते हैं, उनकी वो आई हुई उसकी टेक्नोलॉजी है। तो उससे हम जो रेनफॉल का जो इम्पैक्ट है उससे बचा जा सकता है। दूसरा ये उसकी दो टेक्नोलॉजी हैं, उसकी जो जब वो प्रीमेच्योर स्टेज पे उसको उतार के मानसून से पहले, तो उसकी पहले राइपनिंग टेक्नोलॉजी है, उसको पहले आप पकाएं, वही टेक्नोलॉजी है वो भी, फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग करें। तो वो जो यानी उसको आप अर्ली हार्वेस्ट करें, अर्ली हार्वेस्ट करके उसको प्रोसेस कर लें इससे पहले कि वो इवेंट आए, जिनका कि एक नॉलेज है कि जी ये मानसून अर्ली मानसून कब स्टार्ट होती है। तो ये मैंने चंद एक मिसालें आप वो सामने आपके रखी हैं, तो जो ये बताती हैं कि सलूशन भी मौजूद हैं। बात यह है कि इनको कैसे प्रमोट किया जाए, दूसरा इसमें नॉलेज लोगों को कैसे और इसके डेमोन्स्ट्रेशन कैसे की जाए कि वो देखें इसको कि ये चीज़ हो रही है। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर की भी बनती है, प्राइवेट सेक्टर की भी बनती है, जो कि इन चीज़ों को आगे मार्केट कर रहा होता है, उसमें एक बेनिफिट ले रहा होता है। तो ये बेसिकली हमें क्रॉप रीजन वाइज हमारे 12-13 रीजन है। तो ये जो हमारा आज की निश्चितता है, ये तो कम से कम 4-5-6 सेशन हो तो फिर वो रीजन वाइज हम कवर कर सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में और तरह के क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, तो वैलीज़ में उनकी जो गिलगित बल्तिस्तान की वैलीज़ हैं वहाँ और तरह के इम्पैक्ट हैं। तो उस लेवल पे हमें जो नॉलेज है हम यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। और बेसिकली ये है कि जो जो अदारे हैं, पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, ये मिल के, और फार्मर्स, किसान, और इसके अलावा जो हमारी सिविल सोसाइटी है जिसकी तंजीमें हैं, अगर ये लोग जॉइन हैंड करें तो ये बड़ी तेज़ी से ये जो सीजनल इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, और फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, और एक और बात है कि जो वैल्यू एडिशन है, तो वहाँ जो है ना जो चीज़ फ़र्ज़ करें प्रीमेच्योर आपकी या इंसेक्ट डैमेज की वजह से ख़राब हो रही है, उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी में, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे, पिकल की शक्ल में, या और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे हम बना सकते हैं। तो वो भी सारा पार्ट है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है प्रोडक्शन को कैसे बेहतर लेना है, प्रोडक्शन के अलावा उसकी जो हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है अंडर जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज, जैसे मैंने खजूर की बात की है और ये अदर जो फ्रूट्स उनकी बात की है। तो ये हम मेरा ख्याल है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और भी एग्जाम्पल जो मुख्तलिफ हैं। हमारे सेशन का मतलब ये है कि हम एक अवेयरनेस कि सलूशन के हवाले से कि जी ये इसमें से कितनी हम रिसोर्सेस कर सकते हैं, और हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, और अपनी जो चीज़ पैदा और इसको महफूज कैसे कर सकते हैं। तो ये इस पे हमारी आज की जो नशिस्त है, इस पे हमारा फोकस रहा। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँ। आपने भी बात की काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ की, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे इस सारी सिचुएशन को टैकल करें, उनको क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? ये ना ये जितनी भी मैंने प्रैक्टिस सजेस्ट की है ना, अब अगर एक छोटा ज़मींदार है तो उसको सर्विसेज से सपोर्ट मिलेगी। यानी वो जो रीजन्स हमारे जहाँ ये जो क्लाइमेट चेंज का रिस्क हाई है, और जो हमारी इन अब्रप्ट इवेंट की अकरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को, उन ज़मींदारों को वो जो सर्विसेज से सपोर्ट की जाएगी, यानी उसकी जो नॉलेज की जो अवेलेबिलिटी है। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने ये बात की कि लोग जो है ना ये मल्चर यूज़ करें, तो मल्चर अब स्मॉल ज़मींदार और छोटा जो ज़मींदार है वो मल्चर नहीं लेगा, क्योंकि 5-6 लाख का जैसे आपने कहा है एग्जैक्टली, वो नहीं लेगा। वो लेगा जो ऑलरेडी वो सर्विसेज ट्रैक्टर की लेता है ना, वो लेगा, और वो सर्विस उसे 2-2.5-3 हज़ार में उसे अवेलेबल हो जाएगी। वो पहले भी 10-12 हज़ार रुपया वो ट्रैक्टर प्लोइंग पे खर्च करता है। तो मैं एक मिसाल दी है। दूसरा है कि अगर फ़र्ज़ करें एक क्रॉप अर्ली लगानी है, आपने उसको ट्रेनिंग देनी है कि जी वो अर्ली क्रॉप अंडर कवर, क्योंकि वो उसको हाईली कंपैटिबल है कि उसके पास लेबर अवेलेबल होती है। सिर्फ स्किल्स आपने उसको सिखाने हैं कि जी आपने कैसे अंडर प्रोटेक्शन ये पनीरियाँ इसकी जिस क्रॉप को अर्ली लगाना है, और अपनी लेबर को यूज़ करते हुए कैसे फील्ड में मुंतकिल करना है, या कौन सी प्रिसीजन प्लांटिंग मेथड्स हैं। तो वो छोटे गैजेट्स हैं, चाइनीज़, बहुत सारे जापानीज़, कोरियन इन्होंने बनाए हुए हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो वो उस गैजेट्स की ट्रेनिंग उनको देनी है। वो अगर हम सब्सिडी पे दे दें, चले वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं, या हम विलेज लेवल पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ लोग हैं जो कि नौजवान हैं, यूथ है, इवन फीमेल हैं,
तो उनको हम वो ट्रेनिंग दे के वो गैजेट्स उनको सपोर्ट कर दें, वो अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्टअप्स ले लें, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट हो सकती है और क्वालिटी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये जितनी बातें हमने की हैं ये हाईली कंपैटिबल टू स्मॉल फार्मर्स हैं। सिर्फ सर्विसेज सेक्टर को हमने मजबूत करना है, बढ़ाना है, और वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि ये हर एक को अवेलेबल हो और शक प्राइस पे अवेलेबल हों। जो कि ये कंजर्वेशन में है, तो कंजर्वेशन में रिसोर्सेज बचनी है, एडिशनल रिसोर्सेज नहीं लगनी, सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछ चलूँ, थोड़ा सा ना व्यूअर्स को बताएं नेचुरल एग्रीकल्चर के बारे में और इसके क्या फ़वाइद हैं। मेरे ख्याल ये नेचुरल एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बातें पुरानी हो रही थी, अब नए जार्गन हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली नेचुरल एग्रीकल्चर वही है कि आप जो भी नेचर है, जो नेचुरल फिनोमेना है, तो आप जैसे मैंने कहा कि नेचर ये चाहती है कि आप ज़मीन से फसल ज़रूर उठाएं, लेकिन आप ज़मीन को में जो उसकी ज़रखेज़ी को मुतासर ना करें, यानी जो साइल हेल्थ है आप उसको भी कुछ दें। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो रेजिड्यू या उसका जो बाकियात हैं फसल की, जैसे भी मैंने ये मिसाल दी है, तो उसको ये नेचुरल एग्रीकल्चर है। नेचुरल एग्रीकल्चर से मुराद ये कि उसके अंदर जो खुराक है, वो जो एलिमेंट्स हैं जिससे फसल बेहतर पैदा होती है, वो एलिमेंट उसी के जब बचे हुए हैं, आपने फसल ले ली, ग्रेन ले लिया, जो बाकी है तो वो ज़मीन में इनकॉर्पोरेट कर दें, यानी वो मशीन टूल यूज़ करें। तो ये जो नेचुरल एग्रीकल्चर है, फिर ये है कि अब डिस्टर्बेंस सॉइल की कम से कम करें। ये भी रीजनरेटिव या नेचुरल एग्रीकल्चर की बात है। तो रीजनरेटिव में यही होता है कि जी आपने वो, हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी उसकी बन गई हैं, कुछ बन रही हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने बेड्स बना लिए, परमानेंट रेज बेड है, तो उसके बाद आप उसी बेड्स के ऊपर ही आप, लेकिन ये बड़ा एक डिमांडिंग भी है। बागात में ज़रा आसान है कि आपने बागात में से भी आप बजाय इसके कि वो जो वीड्स हैं वो रिमूव करते फिरें, उसकी प्लॉइंग करें, तो उसमें उसका एक और है कि फिनोमेना कि जी आप हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स पे चले जाएं, यानी बजाय इसके कि फसलें भी साथ लगाएं और फसलें उसको ख़राब करें उन बागों को। और नेचुरल एग्रीकल्चर या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से उनकी वो ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं ऑलरेडी भी। तो नेचुरल एग्रीकल्चर का ये है कि आपने नेचुरल रिसोर्स कम से कम डिस्टर्ब करना है और उन्हीं रिसोर्स को बल्कि इनकॉर्पोरेट करना है उसमें, खा वो बेड प्लांट के हवाले से हो या और मुख्तलिफ उसकी टेक्निक्स हैं नेचुरल एग्रीकल्चर की। तो अगर वो यूज़ करेंगे तो उससे आप एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म में ले सकेंगे और आपकी हर फसल जो है विद कम से कम इनपुट या कम से कम फर्टिलाइज़र या केमिकल के यूज़ से वो फसल आप ले सकेंगे। जैसे मल्चिंग है, तो आप अगर वीड्स को जो उग रही हैं बीच में, जैसे कि सिंथेटिक मल्चिंग करें आप, ये जो शॉपर है, ब्लैक शॉपर आजकल ये बड़ा प्रमोट हो रहा है जी, लोग वो लगा रहे हैं खेतों के खेत, उसकी बजाय उसके ऊपर जो रेजिड्यू है, यही जो बाकियात हैं, जैसे इसका राइस का पराली हम कहते हैं, या उसका रेजिड्यू है, या इसी तरह से अभी हमारे पास बेतहाशा जहाँ मेज़ लगती है, तो मेज़ की जो स्टोवर है, जब हम मेज़ हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसका जो टांडा है वो लोग जलाते हैं, मैंने देखा है मीलों में लोग जलाते हैं और इतनी पोल्यूशन वो जनरेट करते हैं। तो उसको अगर हम सिंपली चॉप करके और हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दें या उसको हम मल्च में कन्वर्ट कर दें और मल्च को अप्लाई कर दें उन बेड्स के ऊपर, तो उससे एक तो वो उसका हिस्सा बन जाएगी ज़मीन का, वहीं गल सड़ के तो नामियाती मादा बन जाएगा वो अंदर, तो आप मसलसल फसलें वहाँ से ले सकते हैं विदाउट केमिकल। लेकिन ये एक सीखने वाली बात है और इसमें कुछ मशीनरी भी इन्वॉल्व है, इसमें नॉलेज भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें जो है ना ये हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल किसी हद तक हमने इस पे बात की, लेकिन इसको भी इस सारे नॉलेज को अच्छे तरीके से आगे डेमोस्ट्रेट करके लोगों को इस पे लाना होगा और वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, मशीनरी है, ये है वो सारी चीज़ें बैकअप देने होंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, आई होप सो कि आपकी जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी बहुत सारी जो है इस सेशन के बाद कन्फ्यूजन्स दूर रही होंगी। हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या करना है, अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। हमने मशीनरी की बात की, हमने कंजर्वेशन की बात की, फिर हमने बात की कि टाइमिंग्स कितना मैटर करती है, आप अपने जो क्रॉप्स हैं वो ऑफ सीज़न लगाना शुरू करें, और इसी तरह बहुत सारी हमने बात की किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर, एंड अल्लाह हाफ़िज़।